बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको सेल डिवीजन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी और आज हम लोग इस सेल डिवीजन के बाकायदा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल साइकिल। हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल जब डिवाइड करता है तो ओवरऑल ये क्या साइक्लिक फेजेस होती हैं जिसमें सेल चलता है। सो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले एक एडल्ट और मैच्योर सेल जो होता है वो एक गैप फेज में होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में सेल अपने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है, यानी अपने नॉर्मल साइज पर ग्रोथ करता है, इंटरफेज की बात कर रहा हूँ। सेल ग्रोथ करता है, सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो प्रोटीन प्रोडक्शंस करता है, ठीक है। वो सेल जिस भी काम के लिए बनाया गया है, सेल वो सारे के सारे काम करना शुरू कर देता है। और इंटरफेज में ही कोई पॉइंट ऐसा आता है जब सेल को ये सिग्नल मिलता है कि अब उसको डिवीजन फेज में जाना पड़ेगा। सो इंटरफेज के अंदर इस पार्ट से पहले पहले, यानी नेक्स्ट सिग्नल मिलने से पहले पहले की जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं G1 फेज, जिसको हम बोलते हैं गैप वन फेज। G1 यानी कि गैप नंबर वन। गैप नंबर वन के बाद अगर उसको ये सिग्नल मिलता है कि उसको रेप्लिकेशन में जाना है, तो वो अपने डीएनए को सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है और हम इसको बोलते हैं एस फेज। एस फेज याद रहे, ये एस फेज भी इंटरफेज का ही पार्ट है। गैप वन फेज आया, गैप वन फेज के बाद वो एस फेज में चले जाता है और एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, इस सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर लेक्चर में हम लोगों ने ये डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी। एस से बनता ही सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एस फेज का मतलब है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एक छोटी सी फेज होती है, ठीक है। और हमारे पास जो हर एक क्रोमोसोम है वो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं। आपको पता है ना कि अगर डीएनए का ये स्ट्रैंड है तो ये इस तरह से अलग होके डॉटेड स्ट्रैंड्स बनाने शुरू कर देता है और पूरे का पूरा डीएनए जो है हमारे पास इसके अंदर वो सिंथेसाइज हो जाता है। अब जब ये सिंथेसिस फेज हो जाती है तो उसके बाद एक और फेज आती है जिसको हम बोलते हैं गैप टू फेज। ये भी इंटरफेस का ही पार्ट है, G2 फेज। ये जो गैप टू फेज है, इसके अंदर सेल क्या करता है? इसके अंदर सेल अपने अंदर मौजूद, इसको लिख देते हैं, ये जो रेप्लिकेशन हुई है इसकी काउंटर चेकिंग कर रहा होता है, ठीक है जी। कि इसके अंदर कोई एरर्स हैं, समझ लें कि प्रूफ रीडिंग हो रही होती है। प्रूफ रीडिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। सेल ग्रोथ भी करता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट फेजेस के लिए प्रेपरेशन भी होती रहती है कि अब सेल ने आगे क्या करना है, राइट। जैसा कि इसके अंदर खास तौर पर एक खास तरह की प्रोटीन है
जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन। ट्यूब से ट्यूबुलिन, ठीक है, जो कि अभी इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के काम आती है, वो बहुत ज्यादा बन रही होती है। वो भी आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने वाली ट्यूबुलिन जो है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा क्यों बन रही है। उसके बाद इसकी सेकंड फेज आती है, इंटरफेज के बाद जो सेकंड फेज आती है उसको हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। अब ये जो माइटोटिक फेज है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है, यानी ये फेज है न्यूक्लियर डिवीजन की। और अभी हम माइटोटिक फेज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है। और माइटोटिक फेज के बाद जो थर्ड फेज आती है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस फेज। साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब टूटना, जिसके अंदर सेल अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है। तो अभी हम लोग माइटोसिस की बात करेंगे कि माइटोटिक फेजेस के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। बेसिकली तो हमारे पास, पहले हम इसको एक साइकिल के तौर पर बना के देखते हैं। राइट, इसके अंदर एक फेज आती है जिसको हम बोलते हैं एम फेज। एक फेज आती है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद एक फेज आती है, अब ये पूरी की पूरी फेज जो है ये कौन सी फेज है, ये हमारे पास है इंटरफेज, यानी यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी क्या है, ओहो इंटू शेप हो गया, इंटरफेज। और इस इंटरफेज के अंदर भी हमारे पास एक फेज आती है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ये एस फेज हो गई, ग्रीन से लिखता हूँ इसको, जैसे कि मैंने ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। सो दिस इज एस फेज, दिस इज गैप वन फेज, एंड दिस इज gap 2 phase, and then we have a mitotic phase, and then we have a cytokinesis। यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर साइटोकाइनेसिस हो रही है, यानी कि सेल डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली। और यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पे अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, फंक्शंस परफॉर्मेंस। और यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। और यहाँ पर प्रूफ रीडिंग एंड प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही होती है। So this is all about the cell cycle। ये हमारे पास माइटोटिक फेज हो गई, ड्राइंग का शौक भी पूरा हो रहा है साथ साथ। ठीक है जी, और ये बाकी सारी की सारी इंटरफेस हो गई।
अब हम माइटोसिस प्रोग्राम की तरफ चलेंगे कि प्रॉपरली माइटोसिस कैसे होती है। माइटोसिस की स्टेजेस को याद रखने के लिए आप एक चीज याद रखें, आपको याद रखना है वर्ड पी मैट, पी मैट, पी मैट, पी मैट रट्टा लगवाने का एक तरीका है। अभी हम न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि माइटोसिस के अंदर होता क्या है। पी मैट से बनता है, पी से बनता है प्रोफेज, एम से बनता है मेटाफेज, ए से बनता है एनाफेज और टी से बनता है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रो मैट, ठीक है जी, या पी मैट। अब हम इनकी स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेज क्या होती है और प्रोफेज के अंदर क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेज। या आपने देखा आपके सामने सेल है, मैं खुद बना रहा हूँ ताकि आपको ये बनाते बनाते ये चीजें याद हों। सेल के अंदर ये हमने बना लिया न्यूक्लियस। यहाँ बाहर आपको दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है सेंट्रोसोम्स। अभी जो सेंट्रोसोम्स हैं ये रेप्लिकेट होकर दो हो जाते हैं, ठीक है जी, और आपको इसके अंदर क्रोमोसोम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको इसके अंदर इस फेज के अंदर क्या क्या नजर आ रहा होगा। ये आपके पास बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। यहाँ अंदर न्यूक्लियोलस भी नजर आएगा। ठीक है जी। अभी आपने ये नोट करना है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर डेवलप है वो इंटैक्ट है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटैक्ट न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा एक चीज याद रखें कि ये जो हमारे पास सेल डिवीजन है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए और सिखाने के लिए इसको 4 या 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप सेल को रियल टाइम पे देखें तो आपको इस तरह की स्टेजेस एक्यूरेटली नजर आए, राइट। अब हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर आपको एक जगह पर ये जो मैंने गोल गोल दायरे बनाए, दीज आर कॉल्ड सेंट्रोमियर्स। और इनके साथ एक खास तरह की प्रोटीन अटैच हो रही है जिसको कि हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। वो इनके साथ अटैच हो रही है। अभी मैं काइनेटोकोर के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। प्रोफेज के अंदर हमारे पास दो फेजेस आती हैं। नंबर 1 अर्ली प्रोफेज एंड नंबर 2 लेट प्रोफेज। अभी मैंने जो आपको चीज दिखाई है ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, पहला पॉइंट ये कि आपको सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट करना नजर आना शुरू होते हैं। रेप्लिकेशन, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाता हूँ। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। दूसरी चीज जो आपको नजर आती है वो आपको ये नजर आता है कि क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं।
chromosomes start appearing and they become prominent prominent होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेट प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा होता है। ये तो होगी अर्ली प्रोफेज। लेट्स टॉक अबाउट लेट प्रोफेज नाउ। के पास ये हमने बना दिया सेल। यहाँ पर हमारा ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स थे ये मूव करना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स द पोल्स। पहला पॉइंट लिखिए, लेट प्रोफेज की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्स। डिसअपीयर्स ठीक है जी, ब्रेकअप हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। नंबर 2, ये जो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस था ये भी डिसअपीयर हो जाता है। सो सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपीयर्स। ठीक हो गया। अब जो आपके क्रोमोसोम्स थे जो वहां पर आपको और तरीके से नजर आ रहे थे वो अब आपको प्रॉपरली 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स के साथ नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्रोमोसोम्स कुछ यूं नजर आएंगे, लाइक दिस। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट शेप में क्रोमोसोम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, क्रोमोसोम्स appear as identical chromatids। आपको याद होगा कि क्रोमेटिड क्या होता है, राइट। और ये चौथा पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया कि जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं they start moving away towards poles। पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सो ये हमारे पास प्रोफेज है। ये प्रोफेज का स्टार्टिंग पार्ट है और ये प्रोफेज का एंडिंग पार्ट है। इसको जहन नशीन कर लें। अब पी के बाद क्या था, एम। पी मैट हमने कहा था, राइट। अब हम देखेंगे कि मेटा फेज में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे पास ये हो गया।
अभी जो हमारे सेंट्रोसोम्स थे ये पोल्स तक रीच कर गए होते हैं, एक एक पोल की तरफ और दूसरा दूसरे पोल की तरफ। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट साथ ही लिख लें, सेंट्रोसोम्स रीच एट पोल्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अब ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर। ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाइन अप हो जाते हैं सेंटर में। अब ये क्या होते हैं कि यहाँ से छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, प्रोटीन के छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स को पकड़ा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि सेंट्रोसोम्स पोल्स तक पहुंच गए। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड टू centromeres of chromosomes at kinetochore। अब ये काइनेटोकोर क्या होता है? ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है क्रोमोसोम का। ठीक है जी, इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन का एक रीजन होता है विच इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है जी, और इस काइनेटोकोर के साथ जो हमारे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अटैच हुए होते हैं। सो काइनेटोकोर अटैच्ड है सेंट्रोमेयर के साथ। दिस काइनेटोकोर, दिस इज सेंट्रोमेयर। This is microtubule, which is made up of tubulin protein, right? So this is microtubule और ये आगे इस तरह से अटैच हो रहे हैं। सो आप देखिए कि तीन स्टेजेस यहाँ पर क्या आ रही हैं। नंबर वन, सेंट्रोसोम पोल्स पे पहुंच गए। नंबर टू, प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स ने सेंट्रोसोम्स ऑफ क्रोमोसोम्स को अटैच कर लिया एट काइनेटोकोर रीजन। एंड नंबर थ्री, क्रोमोसोम्स line up at equator। सेंटर में। ठीक हो गया, ये होगी मेटाफेज। अब होगा क्या इस जगह पे, ये जहां पर आपके क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर्स के ऊपर आकर अटैच किया है, यहाँ पर होने वाला ये है कि ये आपका क्रोमोसोम है लाइक दिस। ठीक है जी, अब ये सेंट्रोमेयर पे स्प्लिट होगा लाइक दिस। ये ऐसे जाएगा, थोड़ा मुझे इसको पास बनाना चाहिए था। और अब इसके साथ आपको पता है क्या चीज अटैच हुई हुई है? काइनेटोकोर। यहाँ पे क्या है? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर के साथ क्या अटैच हुआ हुआ है? आपकी स्पिंडल की माइक्रोट्यूब्यूल।
जब ये प्रोटीन्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं, इनकी जब शॉर्टनिंग शुरू होती है तो क्या होता है, इट लुक्स लाइक दिस। यानी यहाँ से खिंच रहा है और ये यूं नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्टार्ट होता है एनाफेज का। जो इस जगह पर ये जो पूरा सिनेरियो हमने आपको दिखाया है ना, कि ये जो यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं और ये आकर इसके साथ मिल जाती है, ये अब शाखाना बनेगा एक अगली स्टेज का, जो कि है हमारे पास एनाफेज। अच्छा बच्चों, ये आपको इसलिए इतनी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस जो कि आपको शो की जाएंगी। शायद ये आपको ड्रॉ करने के लिए तो ना आए, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो आपके सामने स्टेज आई हुई है ये कौन सी स्टेज है, राइट? इसीलिए हम इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। लाइन भी लगी तो टेढ़ी लगी, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आएगी, उसका नाम होगा एनाफेज। पी मैट, राइट, एम के बाद ए, एना फेज। अब एनाफेज में क्या होगा? ये रहा आपका सेल, ये रहा आपका सेंट्रोसोम, ठीक है जी। और राइट, अब ये सिर्फ इतनी ही नहीं होती जो इसके साथ लगी हुई हैं, अभी आपको काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। कई माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी चीज के साथ अटैच नहीं हुए होते, तो इनके ऐसे नजर आने का रीजन ये होता है कि ये नहीं अटैच हुए। माइक्रोट्यूब्यूल्स खुले खुले बनते हैं, एक्स्ट्रा बनते हैं, और ये काफी ज्यादा होते हैं सेल में, लेकिन ज्यादातर जो है वो अटैच हो जाते हैं, राइट। अब एनाफेज के अंदर हमारे पास क्या पॉइंट बनता है? एनाफेज के अंदर हमारे पास पॉइंट ये बन रहा है कि जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। सेंट्रोमेयर्स आर पुल्ड, सेंट्रोमेयर्स आर पुल्ड, खींचे जाते हैं बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोमेयर्स हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल करते हैं, और जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं ये हमारे क्रोमेटिड्स हैं,
they move towards the poles. Move towards poles. बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फेज बनती है, ये बिल्कुल सिंपल है और ये आइडेंटिफाई करने में भी आसान होते हैं। ये हमारे क्रोमेटिड्स हैं। लेबल किया तो इसको यहाँ पे लिख ही दूँ। भाई तुम्हें क्या हो गया कंप्यूटर? तुम भी हमारी तरह क्रेजी होते जा रहे हो। All right, so now let's talk about the final phase, that is telophase. Telophase. टेलोफेज में क्या होगा? पहले जरा सेल बना के दिखाता हूँ आपको, सेल कैसा नजर आएगा। लाइक दिस। इसमें हम बनाते हैं प्रॉपर 2 न्यूक्लियस। ठीक हो गया। इसमें हम बनाते हैं डिवाइड हुए हुए क्रोमोसोम्स। 4 ही क्रोमोसोम्स हम लोगों ने पढ़े हैं और 4 ही हम इसमें शुरू से बना रहे थे। ठीक हो गया। यहाँ पे बल्कि फुल्की स्ट्रैंड्स बना देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो भी थोड़ी बहुत रफाकत इनमें बाकी है। ठीक हो गया। न्यूक्लियोलस दोबारा नजर आने लगेगा। यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस दोबारा नजर आने लगेगा। ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम जो था, अब आपने देखा था ना कि सेंट्रोसोम वहां पे रेप्लिकेट किया हुआ था, यहाँ पर सिंगल सेंट्रोसोम है, वो आपको नजर आएगा। ये क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, राइट। अब इसके जरा देख, अब ये वाला जो जगह है ना जहाँ पर ये चीजें अलग हो रही हैं, इस जगह पर साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवाइड हो रहा है इनटू 2। ये फ्लो खत्म होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये 2 सेल्स जो हैं ये अलग अलग आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगे। तो इसकी तरह स्टेजेस लिखते हैं। नंबर 1, रीफॉर्मिंग ऑफ न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमने एक ही पॉइंट में 3 पॉइंट्स लिख दिए। न्यूक्लियोलस का रीफॉर्म होना, सेंट्रोसोम का रीफॉर्म हो रहा और न्यूक्लियर एनवेलप का रीफॉर्म होना। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं ये वाले, हम ये कह सकते हैं कि स्पिंडल्स ब्रेकिंग डाउन, ये स्पिंडल्स कहलाते हैं। ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के कॉम्बिनेशन है, दे आर कॉल्ड स्पिंडल्स। ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स, दे हैव रीच्ड द पोल्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया। क्रोमेटिड्स रीच टू द पोल्स, पोल्स तक पहुंच गए। ठीक है जी। अब ये दोबारा अनकॉइल हो जाएंगे, विल अनकॉइल अगेन।
और अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे और नेक्स्ट सेल डिवीजन से पहले अपने आप को दोबारा से रेप्लिकेट भी करेंगे। नेक्स्ट सेल डिवीजन से पहले अपनी रेप्लिकेशन भी करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास अब ये सेल्स बने, नोट कीजिएगा इन सेल्स का साइज हमारे नॉर्मल सेल से छोटा है, ऐसे ही है ना। अब ये जो हमारे पास दो सेल्स फॉर्म हुए हैं, ये दोनों सेल्स किस फेज में जाएंगे? इंटरफेज में। इंटरफेज में और उसके बाद इंटरफेज की G1 में जाएंगे जहां ये अपना साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और अपने फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब ये फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे दोबारा इनको फिर से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई डिवाइड करना है, तो फिर ये एस फेज में जाएंगे। इनके अंदर मौजूद जो डीएनए वगैरह है वो अपने आप को दोबारा से रेप्लिकेट करेगा एंड द साइकिल कंटिन्यूस, राइट। तो आप वीडियो को पीछे करके इन स्टेजेस को अलग अलग से देख सकते हैं और हमारे पास इस तरह से सेल डिवाइड होता चला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक डिवीजन्स में जाता है, ठीक है ना जी। अब ये जो माइटोसिस है, इससे इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत आसान है, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। नंबर 1, आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड। नंबर 2, डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होंगे। क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। काम क्या होता है इनका? ग्रोथ। अच्छा, होते ही कहाँ पर है? बॉडी के सोमैटिक सेल्स में। ऑल सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? ऑल द सेल्स अदर देन गैमेट्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात क्या है? ग्रोथ में यूज होते हैं, रिपेयर में यूज होते हैं, ठीक है जी। आपके इम्यून रिस्पॉन्स में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं अभी हम देखेंगे। इम्यून में डबल एम होता है भाई। ठीक है जी। फिर उसके अलावा आप अपनी ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी माइटोसिस अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये जो भी चीज़ हमने डिस्कस की, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जो बात करेंगे वो हम इसके एरर्स के बारे में बात करेंगे कि माइटोटिक एरर्स क्या होते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जब हमारे पास एरर्स आ जाते हैं तो वो क्या काम कर रहे होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। सो जो हमारा अपकमिंग अब लेक्चर है उसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूटेशंस, और इस म्यूटेशन के कैटेगरी के अंदर ही वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो एजिंग है इसमें जो टीलोमेयर्स हैं, टीलोमेयर कैप्स, वो क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। और फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेडिकल साइंस में जो स्टेम सेल थेरेपी है वो कैसे होती है,
और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो हमारा अगला शॉर्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये म्यूटेशंस जो है इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम लोगों ने रेप्लिकेशन का जब टॉपिक किया था तो उसमें हमने म्यूटेशन को खुद स्किप किया था, क्योंकि अब कैंसर के साथ इसको रिलेट करके आपको म्यूटेशन डिटेल में समझा सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम जब सुने तो इसको आप नॉर्मल स्पीड में सुने, उसके बाद जब सेकंड टाइम सुने तो 1.5x स्पीड में सुने, और उसके बाद जब आपको कभी भी रिवीजन करनी हो तो आप इसको 1.75 की स्पीड पे सुनिएगा। इट इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। दिस इज अबाउट सेल डिवीजन, राइट? ऑल राइट, सी यू अगेन इंशाल्लाह ताला।